नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में ओडिशा के एक महत्वपूर्ण, विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पर्यावास का अधिकार प्रदान किया गया है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पर्यावास का अधिकार प्रदान किया जाना क्यों महत्वपूर्ण है? मंकीडिया समुदाय जिसे ये अधिकार प्रदान किया गया है कौन है और उसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, जीवन शैली क्या है? आज इन सभी पक्षों पर इनफोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमारी चर्चा के सामान्य बिंदु क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि जिस समुदाय को, मंकीडिया समुदाय को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पर्यावास का अधिकार प्रदान किया गया है, उसका क्रियान्वयन उड़ीसा में किस तरह हुआ है और कौन से विशेष रूप से सुभेद्य या कमजोर आदिवासी समूह है जिसे पर्यावास के अधिकार ओडिशा में प्रदान किए गए हैं। यानी वन अधिकार अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के अंतर्गत ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके कार्यान्वयन को विशेष तौर से ओडिशा के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे और फिर उस समुदाय के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे जिसे पर्यावास के अधिकार प्रदान किए गए हैं और जिसका नाम है मंकीडिया समुदाय। इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी खबर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना यह है कि हाल ही में दृष्टि आईएएस संस्थान अपनी विभिन्न शाखाओं पर आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ कर रहा है। हिंदी माध्यम से संबंधित ये कोर्स है। कौन कौन सी शाखाओं पर ये कोर्स प्रारंभ हो रहे हैं? करोल बाग शाखा, इसके अलावा प्रयागराज शाखा, जयपुर शाखा, लखनऊ शाखा और इंदौर शाखाओं में ये कोर्स प्रारंभ हो रहे हैं। हिंदी माध्यम में आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ होंगे। जैसे करोल बाग शाखा में जो बैच प्रारंभ हो रहा है वो दिनांक 27 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है और इसका जो समय होगा वो होगा सुबह 11:30 बजे। इसी तरह से प्रयागराज शाखा में 3 अक्टूबर को बैच प्रारंभ हो रहा है, समय होगा सुबह 11:15 बजे। जयपुर शाखा में दिनांक 7 अक्टूबर को बैच प्रारंभ हो रहा है, समय होगा सुबह 8 बजे। इसी तरह से लखनऊ शाखा में 18 अक्टूबर से बैच प्रारंभ हो रहा है, सुबह 11:30 बजे। और इसी तरह से इंदौर शाखा में एडमिशन चल रहे हैं और शाम 6 बजे ये बैच है आपका, इसकी टाइमिंग 6 बजे रहेगी। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको जानकारी हासिल करने में किसी तरह की किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। अधिक जानकारी के लिए आप एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। नंबर ठीक से याद कर लीजिए, 8750187501। अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो इस नंबर पर आप कॉल करके अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। और अगर आप नजदीकी शाखा के पास स्थित हैं तो शाखा में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने अपने टॉपिक का एक सामान्य परिचय ले लिया है, लेकिन एक विस्तारित परिचय लेते हैं कि ओडिशा की हाल ही में एक समुदाय है जिसको हम मंकीडिया समुदाय के नाम से जानते हैं, जो उड़ीसा का विशेष रूप से सुभेद्य यानी कमजोर आदिवासी समूह के अंतर्गत आता है और इसको वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पर्यावास का अधिकार प्रदान किया गया है। पर्यावास का अधिकार कहां प्रदान किया गया है? इनकी पारंपरिक भूमि पर। और इनकी पारंपरिक भूमि कौन सी होती है? सामान्यतः जंगल भूमि ही इनकी पारंपरिक भूमि होती है। तो आवास का जो अधिकार है इसको औपचारिक रूप प्रदान कर दिया गया है। मंकीडिया के जो पूर्वज हैं, जो मंकीडिया समुदाय है, इसके पूर्वज अपनी आजीविका के लिए, अपने अनुष्ठानों के लिए जंगलों पर ही निर्भर थे, लेकिन इनको किसी प्रकार का कानूनी अधिकार प्रदान नहीं किया गया था। यानी किसी तरह से कानूनी अधिकारों का उस जमीन पर अभाव था जिस जमीन पर ये पारंपरिक रूप से रहते आए थे। और आप जानते हैं कि आदिवासी समुदाय जिस जमीन पर रहते आए हैं उसी से उनकी कई प्रकार के परंपराएं, कई तरह की सांस्कृतिक अनुष्ठान जुड़े होते हैं और इसलिए
इस तरह के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने के लिए वर्ष 2006 में एक कानून भारत सरकार के लेकर के आई थी, जिसको हम वन अधिकार अधिनियम 2006 कहते हैं। तो इसी अधिनियम का प्रयोग करके, इसी कानून का प्रयोग करके मंकेडिया समुदाय को पर्यावास का अधिकार प्रदान किया गया है। पीवीटीजी का हिस्सा होने के बावजूद, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से सुभेद्य आदिवासी समूह का हिस्सा होने के बावजूद मंकेडिया समुदाय को वन भूमि और संसाधनों तक पहुंचने पर कई तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा था, और इसलिए पर्यावास का अधिकार विशेष रूप से इनके लिए महत्वपूर्ण था। और इसका प्रभाव इस प्रकार से होगा कि अब इनको पर्यावास का अधिकार मिलने से ये अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से भाग ले सकते हैं, स्वतंत्र रूप से उन्हें कर सकते हैं। साथ ही वन अधिकार अधिनियम की जो एक धारा है, जिसको हम धारा 2H के नाम से जानते हैं, वो पर्यावास को परिभाषित भी करती है। और किस तरह से पर्यावास को परिभाषित करती है? वो कहती है कि जो आदिम जनजातीय समूह है या अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले क्षेत्र हैं, जो परंपरागत क्षेत्र हैं, वही वस्तुतः उनके पर्यावास के रूप में इसके अंतर्गत परिभाषित किए गए हैं। धारा 2H के अंतर्गत, वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 2H के अंतर्गत मंकेडिया जनजाति ओडिशा में निवास अधिकार प्रदान करने वाली दूसरी पीवीटीजी है। दूसरी पीवीटीजी है, तो पहली पीवीटीजी कौन सी है और अन्य पीवीटीजी कौन सी है? इसके लिए जरूरी है कि हम ये जाने कि किस तरह से वन अधिकार अधिनियम 2006 का क्रियान्वयन हुआ है, और विशेष तौर से ओडिशा में हुआ है। ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी बन जाती है, और ये न केवल प्रश्न पत्र 2 के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रश्न पत्र 4 जो कि एथिक्स से जुड़ा हुआ है आपका जीएस का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस तरह की केस स्टडी का उपयोग आप कई जगहों पर उदाहरणों के रूप में कर सकते हैं। तो ओडिशा की जो पहली पीवीटीजी हाल ही में बनी है 7 मार्च 2024 को, जिसको पर्यावास अधिकार प्रदान किया गया है, ओडिशा का पहला पीवीटीजी यह है देवगढ़ जिले में स्थित पौड़ी भुइयां। भुइयां को इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसके उच्चारण में कई जगह आपको अंतर भी देखने को मिलेगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। उच्चारण में इस तरह के अंतर आपको सामान्यतः देखने को मिल जाता है। इस तरह से ही इसका उच्चारण किया जाता है, पौड़ी भुइयां। तो ये पहला पीवीटीजी बना है, और अब तक 5 पीवीटीजी यानी विशेष रूप से सुभेद्य आदिवासी समूहों को वन अधिकार अधिनियम के तहत आधिकारिक तौर पर आवास अधिकार प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से आदिवासी समूह हैं? एक पौड़ी भुइयां का हमने आपको नाम बता दिया, अन्य 4 कौन से हैं? जुआंग, चुक्तिया भुंजिया, साओरा और डोंगरिया कोंद, ये 5 है। इसके अलावा और अब एक और शामिल हो गया है, जिसको हम मंकेडिया समुदाय के नाम से जानते हैं। अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें, तो चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो और चाहे महाराष्ट्र हो, वहां पर कम पीवीटीजीज को, बहुत ही कम पीवीटीजीज को आवास अधिकार प्रदान किए गए हैं। और इस संदर्भ में ओडिशा का जो रिकॉर्ड है वो अच्छा हो जाता है। और ओडिशा भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में पीवीटीजी रहते हैं। कुल कितने पीवीटीजी ऐसे समुदाय रहते हैं जिनको पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऐसे समुदायों की संख्या है 13। पीवीटीजी को सामान्य तौर से, अगर इसकी फुल फॉर्म तो आप जान ही गए होंगे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष रूप से सुभेद्य यानी कमजोर आदिवासी समूह कौन माने जाते हैं? किनको इसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है? जिनकी संख्या सामान्यतः कम होती है, जो दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं और सेवाओं तक, अलग अलग तरह की सेवाओं तक पहुंच कम होती है, और सामान्यतः संसाधन भी इनके पास कम होते हैं। अगर हम चाहे आय देखें, चाहे स्वास्थ्य देखें, चाहे शिक्षा देखें, तो इन सभी मानकों पर इनका जो रिकॉर्ड होता है वो बेहद कम होता है। तो इस तरह के समुदायों को पीवीटीजी के रूप में शामिल किया जाता है। ओडिशा में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और ओडिशा में सबसे ज्यादा पीवीटीजीज हैं, जिनकी संख्या 13 है, यानी 13 समुदायों को पीवीटीजीज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ओडिशा में 1683 गांव में पीवीटीजीज रहते हैं, जो कि उड़ीसा के 14 जिलों में पड़ते हैं, और इनकी संख्या है 7,73,092। इसलिए ओडिशा में अगर किसी भी समुदाय को वन पर्यावास का अधिकार प्रदान किया जाता है वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत, तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। वन अधिकार अधिनियम का महत्व क्या है? ये 2006 में पारित एक ऐतिहासिक कानून है, जो वनों पर निर्भर समुदायों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रदान करता है, और इसके अलावा कई प्रकार के अन्य अधिकार भी प्रदान करता है, जैसे वनों की उपज को एकत्र करने का भी अधिकार प्रदान करता है, पर्यावास का अधिकार प्रदान करता है,
जिस भूमि पर लगातार रहते आए हैं उस पर बसने का अधिकार प्रदान करता है। स्वदेशी ज्ञान का, यानी जो इंडिजिनस नॉलेज है इन लोगों की, आदिवासी समुदायों की, उसके संरक्षण का, और पारंपरिक जो प्रथाएं हैं इनकी, उसके संरक्षण का भी उसी तरह से इन्हीं के द्वारा शासन करने पर ये इसके द्वारा जोर दिया जाता है। इसकी एक धारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है पीबीटीजीज के संदर्भ में इस कानून की, वन अधिकार अधिनियम की धारा 3.1 ई विशेष रूप से पीबीटीजीज के आवास और निवास स्थान पर अधिकारों को ये संबोधित करती है। सामान्य तौर से न केवल पीबीटीजीज के अधिकारों को संबोधित करता है ये धारा, बल्कि जो कृषि पूर्व समुदाय हैं, पूर्व कृषि समुदाय हैं, उनके भी अधिकारों को संबोधित करने का प्रयास किया जाता है धारा 3.1 ई के द्वारा। तो ये इसके कार्यान्वयन के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की। अब हम मंकेडिया समुदाय, जिसको पर्यावास का अधिकार प्रदान किया गया है, उसके बारे में भी सामान्य जानकारी हासिल करते हैं। बिरहोर जो जनजाति है उसी के भीतर एक खानाबदोश, या आप कह सकते हैं अर्ध खानाबदोश जनजाति है, जिसको हम मंकेडिया कहते हैं, और ये ऑस्ट्रो एशियाई के रूप में वर्गीकृत इसको किया जाता है। बिरहोर जनजाति के भीतर एक ऑस्ट्रो एशियाई समूह के रूप में इसको वर्गीकृत किया गया है। अपनी आजीविका के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? वनों पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह से इनमें कई तरह के कौशल हैं, और किस तरह से ये अपने भोजन को संग्रहित करते हैं, सामान्य तौर से शिकार करके या भोजन का संग्रहण करके अपनी भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कई तरह के इनमें कौशल भी है, जैसे रस्सी बनाना इनका एक महत्वपूर्ण कौशल है, और साथ ही ये बंदरों को पकड़ने के लिए भी जाने जाते हैं, बंदरों को फंसाने के लिए भी जाने जाते हैं, और बंदरों को फंसाने के कारण ही इनका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है मंकेडी या मंकेडिया। ये तथ्य आपको यहाँ पर दिया गया है। सामान्य तौर से जो ग्रामीण लोग होते हैं, जिनकी फसलें, जिनके फल या जिनकी सब्जियां बंदरों के कारण खतरे में पड़ जाती हैं, तो जब खतरे में पड़ जाती हैं तो उन बंदरों को पकड़ने के लिए इसी समुदाय के सदस्यों को नियोजित किया जाता है, और ये इनका एक विशेष रूप से आप कह सकते हैं कि कृषि में इनकी अप्रत्यक्ष भूमिका को भी स्थापित कर देता है। अगर हम इनकी सामान्य जीवन शैली को समझने की कोशिश करें तो इनके बारे में बहुत कम जानकारी है, यानी बहुत ही अलग थलग रहने वाली जनजाति है, और छोटे समूहों में रहते हैं। जो जिन बस्तियों में रहते हैं उनको हम टांडास के नाम से जानते हैं, और गुंबद के आकार की झोपड़ियां बनाते हैं। उन झोपड़ियों को बनाने में पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, और इन झोपड़ियों को कुंभा के नाम से जाना जाता है। कुंभा और टांडा विशेष रूप से याद रखिएगा कि जो इनकी अस्थायी बस्तियां हैं उनको हम टांडा के नाम से जानते हैं, और ये गुंबदाकार झोपड़ियों का निर्माण करते हैं, जो कि पत्तियों का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, और उसको हम कुंभा के नाम से जानते हैं। साथ ही ये किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? तो ये मुंडा भाषा का एक रूप बोलते हैं, मुंडा भाषा के एक अलग रूप का इस्तेमाल करते हैं, और सामान्यतः ओडिया भाषा से भी ये परिचित रहते हैं। इनके बारे में ये सामान्य तथ्य है। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? मंकेडिया समुदाय के व्यक्ति मुख्यतः कौन सी भाषा का एक रूप बोलते हैं? आपके ऑप्शंस क्या है? संथाली, मुंडा, बंगाली या हिंदी? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।